अध्याय एक, दो दुनियाओं का संगम। सितंबर की गुनगुनी दोपहर थी जब थगवान ने पहली बार आर्यन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के विशाल परिसर में कदम रखा। वह हमेशा से एक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट लड़का था, जिसकी दुनिया किताबों, कोड लाइंस और पुराने पियानो के सुरों तक सीमित थी। थगवान मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसकी आंखों में एक शांत पर दृढ़ संकल्प की चमक थी। वह कंप्यूटर साइंस विभाग का टॉपर था, जिसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जादू करती थीं, लेकिन सामाजिक समारोहों में वह हमेशा कोने में खड़ा रहता था। उसी दिन आर्ट्स ब्लॉक के पास एक जीवंत शोरगुल हुआ। वहां कॉलेज के वार्षिक फेस्ट की तैयारियों के बीच सागरिका खड़ी थी। सागरिका कला, संगीत और रंग का दूसरा नाम थी। वह फैशन डिजाइनिंग की छात्रा थी, जिसकी मुस्कान में शहर की सबसे तेज रोशनी थी और जिसके बाल हवा में लहराते हुए किसी कविता की पंक्तियां लगते थे। वह आत्मविश्वास से भरी थी, हर किसी से बात करती थी और उसकी ऊर्जा से पूरा गलियारा जीवंत हो उठता था। थगवान, जो अपने नए लैब की ओर जा रहा था, अचानक रुक गया। सागरिका एक पोस्टर पर काम कर रही थी और गुस्से में उसने अपने हाथ से ब्रश दूर फेंका। थगवान को लगा कि शायद वह परेशान है। उसकी अंतर्मुखी प्रकृति उसे वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी, लेकिन सागरिका की निराशा भरी चुप्पी ने उसे खींच लिया। क्या क्या कोई मदद चाहिए? थगवान ने दबी हुई आवाज में पूछा। सागरिका ने पलट कर देखा। उसकी आंखें, जो काजल से और गहरी लग रही थीं, थोड़ी हैरान हुई। उसने थगवान को देखा। थोड़ा अजीब, शायद कंप्यूटर वाला लड़का। ये रंग, ये बिल्कुल नहीं आ रहा जैसा मैंने सोचा था, सागरिका ने कहा। पोस्टर पर अभिव्यक्ति की आजादी का भाव लाना है और यह सब फीका लग रहा है। थगवान ने पोस्टर पर ध्यान दिया। उसने बिना बोले उसके पास रखी कलर पैलेट उठाई। अगर आप प्राइमरी रंगों के साथ थोड़ा सा न्यूट्रल टोन मिलाएं और फिर उसे स्टेंसिल के किनारों पर हल्का सा धुंधला कर दें, तो गहराई आएगी। सागरिका ने हैरानी से उसे देखा। उसने थगवान के बताए अनुसार मिश्रण किया और किनारों पर ब्रश घुमाया। अचानक पोस्टर जीवंत हो उठा। उसमें एक नई गहराई आ गई थी, जैसे विचार सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि हवा में भी तैर रहे हों। वाह, तुम इसे समझ सकते हो? सागरिका ने पूछा। मैं कोड को समझता हूं, थगवान मुस्कुराया। रंग भी एक तरह का कोड ही तो है। हर शेड एक निश्चित भावना को ट्रिगर करता है। वह पल दोनों के बीच एक अदृश्य पुल बन गया। एक शांत कोड मास्टर और एक जीवंत कैनवास की मालकिन। अध्याय 2, लाइब्रेरी और पियानो नोट्स। अगले कुछ हफ्तों में थगवान और सागरिका की मुलाकातें बढ़ीं, लेकिन वे हमेशा आकस्मिक, एक्सीडेंटल होती थीं। थगवान की दुनिया लाइब्रेरी के शांत कोनों में थी, जहां वह डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ता था। सागरिका की दुनिया कॉलेज कैंटीन और बैंड प्रैक्टिस रूम में थी। एक शाम थगवान लाइब्रेरी के पीछे बने छोटे से म्यूजिक रूम में गया। वहां एक पुराना पियानो रखा था, जिसे कॉलेज के छात्र कभी कभार इस्तेमाल करते थे। थगवान ने धीरे से उस पर हाथ रखा और एक जटिल, उदास लेकिन खूबसूरत धुन बजानी शुरू कर दी। यह धुन उसके अव्यक्त विचारों का संगीत थी। तभी दरवाजा खुला और सागरिका अंदर आई। वह आज कुछ शांत थी। उसने पियानो सुनते हुए खुद को दरवाजे के फ्रेम में टिका लिया। संगीत खत्म होने पर चुप्पी छा गई। यह अद्भुत था, थगवान, सागरिका ने फुसफुसाया। यह बिल्कुल मेरे दिल की बात थी, जो मैं पेंट नहीं कर पा रही थी। थगवान असहज हो गया। यह बस कुछ नोट्स थे। नहीं, सागरिका ने दृढ़ता से कहा। जब तुम कोड लिखते हो तो तुम लॉजिक लिखते हो। जब तुम यह बजाते हो तो तुम अपनी आत्मा को डिकोड करते हो। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? वह अनुरोध नहीं, बल्कि एक आमंत्रण था। थगवान ने सहमति दे दी। उनकी क्लासेस अब नियमित हो गईं, लेकिन वे लाइब्रेरी या पियानो रूम में होती थीं। थगवान सागरिका को संगीत के नोट्स समझाता और सागरिका उसे कला के सिद्धांत समझाती। थगवान ने सीखा कि नीला रंग सिर्फ एक वेवलेंथ नहीं है, बल्कि उदासी और शांति का प्रतीक है। और सागरिका ने सीखा कि एक जटिल एल्गोरिथम भी एक तरह की सुंदरता है, जो व्यवस्था, ऑर्डर से उत्पन्न होती है। वे एक दूसरे के विपरीत थे। थगवान स्थिरता, स्टेबिलिटी था। सागरिका परिवर्तन, फ्लक्स। और शायद इसीलिए वे एक दूसरे को पूरा करते थे। अध्याय 3, कोड और कैनवास। जैसे जैसे समय बीता, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। थगवान अब कैंटीन में बैठना शुरू कर दिया था, बस इसलिए क्योंकि सागरिका वहां होती थी। वह उसकी हर छोटी बात याद रखता था।
उसे कॉफी में एक्स्ट्रा शुगर पसंद है और वह सिर्फ मंगलवार को ही अपनी पसंदीदा पीली स्कार्फ पहनती है। एक रात कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट डेडलाइन करीब था। थगवान अपनी कोडिंग में फंसा हुआ था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। सागरिका चुपचाप उसके हॉस्टल रूम के बाहर आई और अंदर आई। उसने थगवान के लिए घर का बना खाना लाया और जबरदस्ती उसे ब्रेक लेने को कहा। तुम्हारे सिस्टम को रीबूट करने की जरूरत है थगवान, उसने मजाक में कहा। थगवान ने सिर उठाया। यह मेरे करियर का सवाल है सागरिका, अगर मैं यह सिस्टम क्रैश होने से पहले पूरा नहीं कर पाया। सागरिका ने उसका लैपटॉप बंद कर दिया। और अगर तुम खुद क्रैश हो गए तो दुनिया खत्म नहीं होगी। तुम्हारा कोड तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम हो। उसने थगवान को अपनी दुनिया में खींचा। वह उसे शहर की सबसे पुरानी किताबों की दुकान ले गई, जहां उन्होंने घंटों पुरानी कविताओं के संग्रह पलटे। वह उसे देर रात की छत पर ले गई, जहां उन्होंने तारों को देखते हुए भविष्य के बारे में बात की। थगवान ने एआई और रोबोटिक्स की बात की और सागरिका ने कला दीर्घाओं, आर्ट गैलरी और दुनिया घूमने की बात की। थगवान को महसूस हुआ कि सागरिका के साथ उसका कोड सरल हो जाता है। उसके जटिल विचार जब वह उसके सामने होते थे तो सुंदर और अर्थपूर्ण लगने लगते थे। अध्याय 4, प्रतिद्वंद्वी और संदेह। कॉलेज फेस्ट नजदीक आ रहा था। थगवान ने इंटरैक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशन का एक जटिल सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसे डिस्प्ले करने के लिए एक बड़े कैनवास की जरूरत थी। सागरिका ने उस कैनवास को डिजाइन करने की जिम्मेदारी ली। यह उनका पहला बड़ा कोलैबोरेशन था, लेकिन तभी कॉलेज में एक नया फैक्टर आया। आर्यन, जो बिजनेस मैनेजमेंट विभाग का एक करिश्माई छात्र था। आर्यन हर काम में परफेक्ट दिखने की कोशिश करता था और उसकी नजर हमेशा सागरिका पर रहती थी। आर्यन ने थगवान के काम को कम आंकना शुरू कर दिया। तुम्हारा कोड कितना भी तेज हो सागरिका, ये सिर्फ नंबर्स हैं। कला में भावनाएं होती हैं जो तुम नहीं समझ सकते। थगवान को यह चुभता था। वह जानता था कि वह सागरिका को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वह बोल्ड नहीं था। एक दिन सागरिका ने थगवान को संगीत रूम में उदास बैठा पाया। क्या हुआ थगवान? थगवान ने बिना देखे कहा, सागरिका, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक उपयोगी टूल हूं। एक अच्छा कोडर जो तुम्हारा पोस्टर ठीक कर देता है या तुम्हारा संगीत पूरा कर देता है। आर्यन अलग है। वह जानता है कि भीड़ को कैसे संभालना है। सागरिका शांति से उसके पास बैठी। थगवान, तुम मुझे क्यों नहीं समझते? आर्यन शोर है। तुम मेरी धुन हो। वह मेरे कैनवास को चमकीला बना सकता है, लेकिन तुम उसमें रंग भरते हो। मैं हर किसी से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे हर रंग देखना है। लेकिन जब मुझे रुककर सांस लेनी होती है, तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ। तुम मेरे लिए उपयोगी नहीं हो, तुम मेरे लिए जरूरी हो। उसने थगवान का हाथ पकड़ा, जो हमेशा की तरह थोड़ा ठंडा था। जब तुम मेरे लिए वह धुन बजाते हो, तो मैं जानती हूं कि तुम दुनिया से दूर सिर्फ मेरे लिए अपनी सबसे कमजोर भावनाएं दिखा रहे हो। कोड लिखने वाले को समझना मेरे लिए दुनिया के सबसे आकर्षक आदमी को समझने जैसा है। उस क्षण थगवान को पहली बार महसूस हुआ कि उसका शांत अस्तित्व भी प्यार के लायक हो सकता है। अध्याय 5, अंतिम प्रदर्शन। कॉलेज फेस्ट का दिन आ गया। थगवान और सागरिका का इंस्टॉलेशन केंद्र में था। थगवान का सॉफ्टवेयर कैनवास पर जटिल पैटर्न बना रहा था, जो सागरिका के डिजाइन के साथ मिलकर एक गतिशील कलाकृति बना रहा था। जैसे ही रोशनी कम हुई, थगवान ने मंच के पीछे से अपना काम शुरू किया। लेकिन तभी एक तकनीकी गड़बड़ी हुई। पावर सप्लाई में वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण उसका कोड हैंग हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्थिर भद्दे रंग दिखने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। आर्यन ने दूर से देखकर कंधे उचकाए। सागरिका ने थगवान की ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन गुस्सा नहीं। थगवान पूरी तरह जम चुका था। यह वही डर था, असफलता का डर, दुनिया के सामने खुद को उजागर करने का डर। सागरिका ने माइक लिया और मंच पर आ गई। देवियों और सज्जनों, हमारे पास एक छोटी सी तकनीकी समस्या है, लेकिन कला में गलतियां अक्सर सबसे खूबसूरत क्षणों को जन्म देती हैं। उसने दर्शकों से कुछ पल शांत रहने को कहा। फिर उसने थगवान की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, तुम्हारी दुनिया में वापस जाओ, मैं संभाल लूंगी। थगवान ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और उसने उस रात को याद किया जब उसने पहली बार सागरिका के लिए धुन बजाई थी। उसने अपनी प्रोग्रामिंग की दुनिया को एक पल के लिए अलग रखा और उस सहज भावना पर भरोसा किया
जो सागरिका ने उसे सिखाई थी। उसने सिस्टम को रिबूट करने के बजाय एक त्वरित, जोखिम भरा मैनुअल ओवरराइड कमांड लिखा। यह कोड अस्थिर था, लेकिन तेज था। उसने एंटर दबाया। स्क्रीन पर रंग फिर से जीवंत हो उठे, लेकिन इस बार वे थगवान के मूल डिजाइन से अलग थे। वे अधिक मुक्त, अधिक बहते हुए और अधिक भावनात्मक थे। ठीक वैसे ही जैसे सागरिका ने अपने अंतिम मिनट के मार्गदर्शन से उन्हें महसूस कराया था। रंग हवा में नाच रहे थे, एक ऐसा पैटर्न बना रहे थे जो लॉजिक से परे था और शुद्ध भावना से भरा हुआ था। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। भगवान और सागरिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में केवल सफलता का जश्न नहीं था, बल्कि एक गहरा समझौता था। वे हमेशा विपरीत दिशाओं से आएंगे, लेकिन उनका गंतव्य हमेशा एक ही रहेगा। उपसंहार कॉलेज खत्म हुआ। भगवान को एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला और सागरिका को विदेश में डिजाइनिंग की फेलोशिप मिली। जाते समय भगवान ने अपनी पुरानी डायरी सागरिका को दी। उसमें कोड नहीं थे, बल्कि बस कुछ लाइनें थीं। If Sagarika Bakarnash happiness, Ramash heart dot execute eternal loop, Pana else debug needed in life, son, सागरिका हंस पड़ी। उसने जवाब में भगवान को एक छोटा, हाथ से रंगा हुआ कैनवास दिया। उस पर दो रंग थे जो मिश्रण के बजाय एक दूसरे को गले लगा रहे थे। गहरा नीला, भगवान का शांत स्वभाव, और सुनहला पीला, सागरिका की ऊर्जा। हमारा कोड और हमारा कैनवास, सागरिका ने कहा। भगवान ने उसे कसकर गले लगाया। हमारा भविष्य, सागरिका, यह सिर्फ शुरुआत है। उनकी प्रेम कहानी उस कैंपस की गलियों में हमेशा गूंजती रही। एक ऐसी कहानी जहां कोड ने कला सीखी और कला ने कोड में भावनाएं ढूंढी। और इस तरह भगवान और सागरिका ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर सीमा, हर विपरीतता को पार कर जाता है, चाहे वह लॉजिक की हो या कैनवास की। पिछले भाग में भगवान और सागरिका के कॉलेज फेस्ट में सफल प्रदर्शन और उनके कॉलेज के अंतिम दिनों का वर्णन था। अब कहानी उनके भविष्य और रिश्ते की नई चुनौतियों पर आगे बढ़ती है। अध्याय 6। दूरी और डिजिटल आलिंगन। कॉलेज की गलियां खाली हो गईं और भगवान और सागरिका के बीच महासागरों की दूरी आ गई। भगवान बैंगलोर में एक बड़ी सॉफ्टवेयर फर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेवलपर के रूप में काम करने लगा, जबकि सागरिका मिलान, इटली में फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रही थी। उनकी दुनियाएं अब पहले से कहीं ज्यादा अलग थीं। भगवान का जीवन अब पिक्सल, एल्गोरिदम और रात भर जागकर सर्वर के साथ चलने वाली बातचीत से भरा था। सागरिका का जीवन रेशम कैटवॉक, अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो और रचनात्मक अराजकता, क्रिएटिव कैओस से भरा था। शारीरिक दूरी ने रिश्ते को एक नई परीक्षा दी। शुरुआत में वे हर रात वीडियो कॉल करते थे। भगवान अपनी जटिल कोडिंग की चुनौतियों को सरल भाषा में समझाता और सागरिका उसे बताती कि कैसे एक नया कपड़ा उसे उदासी का एहसास देता है, जिसके लिए वह एक ऐसा डिजाइन बनाएगी जो आशा को व्यक्त करे। लेकिन धीरे धीरे उनकी दुनिया की मांगों ने उनके समय को निगलना शुरू कर दिया। भगवान कभी कभी आधी रात को कॉल करता, जब सागरिका सुबह के फैशन स्टूडियो में व्यस्त होती। सागरिका कभी शाम को यूरोप से कॉल करती, जब भगवान एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग में होता। एक शाम भगवान ने कॉल किया और देखा कि सागरिका थकी हुई लग रही थी। तुम ठीक हो, सागरिका? तुम पिछले 2 दिनों से ठीक से बात नहीं कर रही हो। सागरिका ने गहरी सांस ली। भगवान, मैं इस हफ्ते लगातार 16 घंटे काम कर रही हूँ। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी कॉलेज में थी। यहाँ हर कोई प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटिव है और मुझे बस काम करना है। मुझे कभी कभी लगता है कि हम एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि हम अब एक ही भाषा में बात भी नहीं करते। हमेशा करते हैं, भगवान ने धीरे से कहा। हमारा कोड और हमारा कैनवास। नहीं, सागरिका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारे लिए सब कुछ लॉजिक है भगवान। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें अपनी नवीनतम फ्यूजन आर्ट संग्रह की तस्वीरें भेजी थीं, तो तुमने जवाब दिया था, अच्छा है, लेकिन रंगों का कंट्रास्ट 15% और बढ़ाया जा सकता था। क्या तुम समझते हो कि मैंने उसमें अपना दिल डाला था? ये कोई डेटा विश्लेषण नहीं है। भगवान दर्द से सिकुड़ गया। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा खराब था, और अब दूरी ने उस कमजोरी को उजागर कर दिया था। मुझे माफ करना, उसने धीरे से कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं सागरिका, लेकिन मेरे लिए अच्छा का मतलब हमेशा इष्टतम, ऑप्टिमल होता है। मैं नहीं जानता कि भावनाओं को इष्टतम कैसे व्यक्त किया जाता है। बस महसूस करो भगवान,
मुझे सिर्फ यह बताओ कि तुम्हें मुझ पर गर्व है, बस इतना ही। उस रात वे पहली बार बिना किसी हल के, बिना आई लव यू कहे सोए। उनकी दूरी अब सिर्फ मीलों में नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं में भी मापी जा रही थी। अध्याय 7। कोर्ट में प्रेम पत्र। भगवान को पता था कि अगर वे इसी तरह चलते रहे तो उनका रिश्ता टूट जाएगा। सागरिका को उसके तार्किक प्रेम से परे कुछ भावनात्मक, कुछ कलात्मक की आवश्यकता थी। उसने हफ्तों तक अपने काम से समय निकाला। वह रात को घंटों जागता रहा, लेकिन इस बार वह क्लाइंट के लिए कोड नहीं कर रहा था, वह सागरिका के लिए कोड कर रहा था। उसने एक वर्चुअल गैलरी बनाने का फैसला किया, एक ऐसा एआई प्रोग्राम जो सागरिका के कलात्मक स्वभाव को समझ सके। जब सागरिका की अगली वीडियो कॉल आई तो वह उदास थी। उसने बताया कि उसकी फेलोशिप में एक बड़ा झटका लगा है और उसका आत्मविश्वास टूट गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, भगवान ने कहा। उसने उसे एक लिंक भेजा। सागरिका ने क्लिक किया और अपनी स्क्रीन पर एक शांत अंधेरे कमरे का इंटरफेस देखा। यह एक खाली वर्चुअल आर्ट गैलरी थी। यह क्या है? उसने पूछा। वॉक थ्रू, वॉक थ्रू करो, भगवान ने आग्रह किया। सागरिका ने स्क्रीन पर अपनी उंगली घुमाई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, गैलरी की दीवारें धीरे धीरे रोशनी में आ गईं। हर दीवार पर उसे अपनी कलाकृति मिली, कॉलेज फेस्ट के पोस्टर से लेकर हाल ही में मिलान में बनाए गए स्केच तक। जैसे ही वह अपनी किसी पेंटिंग के पास रुकती, भगवान का बनाया हुआ एआई प्रोग्राम, जो वह रात भर जाग कर उसने सागरिका की हर टिप्पणी और हर प्रतिक्रिया को इनपुट करके बनाया था, उसे विश्लेषण नहीं करता, बल्कि सहज प्रतिक्रिया देता। जब वह कॉलेज फेस्ट के पोस्टर पर रुकी तो स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, यह वह जगह है जहां दो दुनियाएं मिली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोर्ट में रंग भी होते हैं। जब वह अपनी सबसे दुखद, सबसे गहरी पेंटिंग पर रुकी तो स्क्रीन पर लिखा आया, यह उदासी है, हाँ, लेकिन इसमें ताकत है। यह दर्शाता है कि तुम गिरने के बाद भी उठना जानती हो। यही कारण है कि मुझे तुम पर गर्व है। सागरिका की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब भगवान ने उसकी